सो मोशन प्लेन के लेक्चर 2 में वेक्टर के बाद हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। उसमें इंट्रोडक्टरी लेवल देखा था कि मोशन प्लेन है क्या, पोजीशन वेलोसिटी इन सब के बारे में, एक्सेलरेशन इन सब के बारे में पढ़ा था। अब एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन प्लेन में आज हम प्रोजेक्टाइल की चर्चा करेंगे। ये लेक्चर 2 है मोशन प्लेन का। वेक्टर को मैंने अलग लेक्चर बनाया हुआ था, तो प्रॉपर मोशन प्लेन का ये सेकेंड लेक्चर जिसमें आज प्रोजेक्टाइल की चर्चा करनी है। मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल में ओवरऑल 15 बातें इंपॉर्टेंट हैं। 15 15 अलग अलग जगहों पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने ये 15 चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस टच कर पाओगे। तो अब वो 15 बातें क्या क्या हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन होना है। सेकेंड, जब कोई भी प्रोजेक्टाइल है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इनिशियल और फाइनल का क्या हिसाब है, वो देखना है। ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंट इक्वेशंस हमें पढ़नी है। एक्सप्रेशंस निकालने हैं, चाहे वो टाइम पीरियड हो, चाहे वो मैक्सिमम हाइट हो, चाहे वो रेंज हो, इनकी एनालिसिस करनी है। इसके साथ साथ इनके म्यूचुअल रिलेशंस भी आपस में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे एच और आर, हाइट और रेंज का रिलेशन, हाइट और टाइम का रिलेशन, या फिर रेंज और टाइम का रिलेशंस, ये भी कई बार अक्सर पूछा जाता है। ऐसे ही इन तीनों रिलेशंस के बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के कुछ अलग फॉर्म्स भी हैं। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बाद एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें रेंज आ जाए, उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो उन अदर फॉर्म्स को भी देखना होता है। साथ में किसी भी प्रोजेक्टाइल के किसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ क्या एंगल है, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही जब दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से थ्रो किया जाए तो उनकी क्या एनालिसिस है, उसमें रेंज सेम होता है तो उसकी पूरी प्रॉपर एनालिसिस हम लोग जानेंगे। साथ में अगर मल्टीपल प्रोजेक्टाइल की सेम हाइट है तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, अदर क्या रिलेशंस हैं, वो भी जानेंगे। इसके अलावा किसी सिंगल प्रोजेक्टाइल के किसी दो पॉइंट जिनकी सेम हाइट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, उसकी एनालिसिस हम यहाँ करेंगे 14th पॉइंट में। और 15th पॉइंट में किसी भी प्रोजेक्टाइल में एवरेज वेलोसिटीज का क्या सीन है, कैसे निकालेंगे या कैसे एनालिसिस करेंगे, ये 15 पॉइंट रहेगा हमारा। तो ओवरऑल इसके लिए आपको रेडी रहना है। बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर है, उसमें सारी चीज़ें कवर अप होनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाने हैं। तो आई होप कि आपने 15 के 15 पॉइंट्स यहाँ से देख लिए हैं। आइए सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल के इंट्रोडक्शन से और उसमें होने वाले रिजोल्यूशन जो वेलोसिटीज़ को रिजॉल्व करते हैं। आइए वहाँ से कहानी शुरू करते हैं। तो मैं इसको एक बार हटाता हूँ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन एंड रिजोल्यूशन मैं आपको बता दूं। प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक मोशन को कहते हैं। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ से नियर बाई कहीं थ्रो करो, आपको पता है ना पैराबोला का मतलब हम पहले समझ चुके हैं, पैरा नियर बाई, बोला का मतलब थ्रो। तो अगर आप कहीं नियर बाई किसी बॉल को थ्रो करते हो तो जाहिर है अगर आप सीधा भी थ्रो करोगे तो ग्रेविटी उसे नीचे दबाएगी और वो नीचे ही रह जाएगा। तो अगर आप कुछ आगे ले जाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप थोड़ा ऊपर की तरफ फेंको इस डायरेक्शन में, जिससे कि ग्रेविटी धीरे धीरे इसे नीचे ले आए और एक सर्टेन पॉइंट तक पहुँचे। तो ये एक पैराबोलिक पाथ फॉर्म हो रहा है। इसी तरह के मोशन को जिसमें ऐसा कुछ हो रहा हो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान रहे इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जो थ्रो कर रहे हो वो इस डायरेक्शन में कर रहे हो। मान लेते हैं आपकी थ्रोइंग वेलोसिटी u है, u से फेंक रहे हो आप, और ये ग्राउंड है और ग्राउंड के साथ आपने थीटा डिग्री से थ्रो किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो मोशन है वो x में भी है और y में भी है, यानी x एक्सिस की तरफ भी जा रहा है और y ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो इसीलिए परफेक्ट एग्जाम्पल है मोशन इन प्लेन का। मोशन इन प्लेन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब कल को जब एनालिसिस करनी होगी प्लेन में तो हमें ये देखना होगा कि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो किस वेलोसिटी से, मतलब ये x एक्सिस में किस वेलोसिटी से जा रहा है, y में किस वेलोसिटी से जा रहा है। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। वेक्टर में हमने रिजोल्यूशन पढ़ा हुआ है। सपोज ये थीटा है तो आप इस तरफ वाला कंपोनेंट बना सकते हो u cos थीटा और इस तरफ वाला कंपोनेंट लिख सकते हो u sin थीटा। ये इसको आप कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस, इसको आप लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस, u y की वैल्यू। अब ये कैसे आ गया वो आप वेक्टर में देख सकते हैं, रिजोल्यूशन में। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि रिजोल्यूशन के लिए आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो।
ये थीटा है, ये बेस कंपोनेंट हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया। तो अगर आपको ये निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है, अगर आपको ये निकालना है, इसका ये वाला हिस्सा निकालना है तो इसका मतलब बेस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है कॉस, तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस, बेस का मतलब यू एक्स और हाइपोटेनियस का मतलब यू, जो आपको पता है। तो यू एक्स कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू यू, यहाँ से आएगा तो हो जाएगा यू कॉस थीटा। ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही कल को आपको ये वाला कंपोनेंट निकालना होगा ऊपर वाला, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन थीटा, सो यू वाई कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ये प्रॉपर पढ़ाया गया है रेजोल्यूशन वेक्टर में, मैंने सिर्फ याद दिलाया है। फिर आप ध्यान रखिए, अगर ये u है, थीटा पता है, तो u cos थीटा, u sin थीटा। ऐसे हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं। अब क्या है इसके अंदर कि ये जो हॉरिजेंटल मोशन है इसकी हम अलग अलग एनालिसिस करेंगे, अलग अलग। जैसे क्योंकि इसमें दो तरीके का मोशन है, अब हॉरिजेंटल की तरफ ना तो कोई फोर्स है, एयर ड्रैग है, उसको इग्नोर किया है वैसे तो, लेकिन इग्नोर किया है। इसमें ना तो कोई फोर्स इधर लगा है ना इसके अपोजिट लगा है, तो ना तो कोई सपोर्ट ना ही कोई अपोज, इसीलिए हॉरिजेंटल मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें स्पीड कांस्टेंट है। कितनी है? एवरी पॉइंट पे यू कॉस थीटा, टॉप के ऊपर भी यू कॉस थीटा, क्योंकि ना तो कोई बंदा इसे इस तरफ दबा रहा है और ना ही कोई अपोज कर रहा है, तो हॉरिजेंटल मोशन की एक्सेलरेशन जीरो है। बाकी हम सेपरेट एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो वर्टिकल मोशन है इसको लगातार अपोज कर रहा है कौन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और इसकी स्पीड, वर्टिकल स्पीड घटती घटती यहाँ आके कैसी हो जाएगी? वी वाई की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। फिर जैसे जैसे ज़ीरो होगा फिर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पीड बढ़ाते 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 जब ये नीचे आएगा तो फिर से इसकी वैल्यू वही हो जाएगी, किसके बराबर? यू साइन थीटा। जो इनिशियल थी उस हाइट पर जब आएगा तो फिर से उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये सेकेंड पार्ट है। आपने प्रोजेक्टाइल की इंट्रोडक्शन समझ ली, आपने रेजोल्यूशन समझ लिया, जगह जगह रेजोल्यूशन को यूज़ करना है। आगे तीसरी बात, किसी भी मतलब जो सेकेंड यहाँ बातचीत है, इसको समझने के बाद, इस इंट्रोडक्शन को समझने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ रेजोल्यूशन तो हमने समझ लिया, अब सेकेंड पॉइंट है एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पर। उसमें मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस तरफ ना कोई फोर्स लगा हुआ है ना अपोजिट है। केवल जो चेंज होगा वो किस में होगा? वर्टिकल कंपोनेंट में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी इंस्टेंस के ऊपर वेलोसिटी बताओ, तो आप बिल्कुल वही करेंगे जैसा आपने 1D मोशन में किया हुआ है। v इज टू यू प्लस at, इसमें मान लो इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको निकालनी है वी वाई, तो आप लिखेंगे यू वाई का मतलब यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो आंसर इज यू साइन थीटा है माइनस जी टाइम्स ऑफ टी। ये हो गई वेलोसिटी। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी इंस्टेंस में अगर आपको निकालना हो कि क्या वेलोसिटी है तो आप यू साइन थीटा माइनस जी टी कर लेंगे। हॉरिजेंटल रहेगा सेम, वर्टिकल में लगातार चेंजेस आएंगी और उनको फाइंड आउट करने का ये बेसिक तरीका है। तो आई होप कि आप ये दोनों बातें समझ आ गए। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया, प्रोजेक्टाइल क्या है, रेजोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। तीसरी बात, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। उसके लिए हमें फिर से इस पूरे कंपोनेंट को एक बार एनालाइज करना होगा। तो आइए फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेश थर्ड पॉइंट को अलग से ट्रीट करेंगे क्योंकि थर्ड पॉइंट एक मेजर पॉइंट है। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर प्रोजेक्टाइल क्या है, उसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल में कैसे एनालिसिस करें, फिर कैसे उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाएं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। मैं इसको पॉज करता हूँ और फिर मिटा करके दोबारा शुरू करते हैं इसको। सो आइए ज़रा समझिए। मान लिए कि ये सरफेस है, ग्राउंड है, और आपने किसी बॉल को यहाँ से ऐसे थ्रो किया। टारगेट आपका नीचे ही था लेकिन प्रैक्टिकली आपने सीधा सीधा थ्रो किया है किसी सर्टेन वेलोसिटी यू से। अब आपको भी पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी कहीं ना कहीं नीचे से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगी, जो इस बॉल को नीचे की तरफ दबाएगी, और इसकी वजह से ये बॉल ऐसे सीधा ना जा करके धीरे 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 ग्रेजुअली टर्न डाउन होगा और आते आते धीरे धीरे ग्राउंड से मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है कि जब आप प्रैक्टिकली किसी बॉल को फेंकते हो तो ग्रेविटी की वजह से होता क्या है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये प्लेन मोशन है, यानी ये जो मोशन है वो एक्स एक्सिस भी इंक्लूड है
और पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ भी जा रहा है। अब दोनों ही तरफ मोशन है। तो स्टोरी नंबर 1, ये जो पाथ है वो पैराबोला जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहला एविडेंस तो इसी का कि आप प्रूफ करो कि ये पैराबोलिक है। चलो प्रूफ कर लेंगे। उसके लिए हमें y और x की इक्वेशन देखनी होगी और देखना होगा कि क्या y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर के फॉर्म में आता है, यानी क्या y x के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी x की क्या मैक्सिमम पावर 2 है। इसको प्रूफ करना है। उसके लिए हमें अलग अलग डिस्प्लेसमेंट x और y देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लिया कोई पार्टिकल ऐसे है, किसी एक इंस्टेंस, किसी एक टाइम t में पार्टिकल कहीं यहाँ है, एक्चुअल मोशन ये है। तो ध्यान दीजिए, पार्टिकल चलना शुरू किया यहाँ से, अभी ये है यहाँ पे t टाइम में। तो पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली जितना शिफ्ट किया है वो x है, और जो वर्टिकली उसने शिफ्ट किया है वो y है। ये किसी भी टाइम t की बात है, मतलब पूरी जर्नी में अगर मैंने किसी एक टाइम को पिक किया, फोटो ले ली, उस फोटो में मुझे वो यहाँ दिख रहा है t टाइम में 0 टाइम इज इक्वल टू 0 में यहाँ है और टाइम इज इक्वल टू t में वो यहाँ है। तो आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली x शिफ्ट किया हुआ है और पार्टिकल में जो वर्टिकल शिफ्टिंग है, जो ऊपर गया है, ये इस y से गया है। आई होप आपको ये क्लियर है। सेकेंड थिंग, क्योंकि प्लेन मोशन है, वीडियो नंबर 1 में बताया था कि जब भी कोई मोशन प्लेन में हो तो दोनों की इंडिविजुअल एनालिसिस करनी रिक्वायर्ड है। दोनों का देखना ज़रूरी है कि दोनों में एक्सेलरेशन है क्या, दोनों प्लेन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दोनों प्लेन में डिस्प्लेसमेंट्स क्या हैं, ये सब देखना ज़रूरी है हमारे लिए। तो क्योंकि ये x और y में मोशन है, तो अगर मैं सबसे पहले x एक्सिस के बारे में सोचूं या हम सब मिल करके सोचें, तो आप ये देखेंगे कि x की तरफ जब ये जा रहा है तो ना तो कोई फोर्स इस तरफ लगा हुआ है, ना कोई फोर्स इधर लगा हुआ है। हालांकि एक फोर्स लगा है और उसे कहते हैं एयर ड्रैग। जब कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली एयर ड्रैग उसे अपोज कर रहा होगा, लेकिन फिलहाल आप एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर दीजिए, एयर ड्रैग को ना मानिए, हटा करके चलिए। तो एयर ड्रैग के अलावा, क्योंकि अभी हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, उसका इंक्लूजन हम बाद में करेंगे जब फ्लूइड्स वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम कहीं ना कहीं एयर ड्रैग की चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसीलिए उसको ना मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ना तो कोई पार्टिकल इससे इधर की तरफ दबा रहा है, फोर्स दे रहा है, और ना ही वापस से इधर की तरफ। इसका मतलब इस एंटायर जर्नी में ax की वैल्यू 0 है, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है x एक्सिस की तरफ। यानी यहाँ जो सबसे बड़ी बात हो गई वो हो गई ax और वो है 0। दूसरा, अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा था और सपोज आपने ग्राउंड से थीटा डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किया हुआ था, तो रिजोल्यूशन आपको आई होप आइडिया है कि अगर इस पार्टिकल इस तरफ वेलोसिटी u है तो उसका अलोंग ग्राउंड, यानी जिसके साथ थीटा है, वो बेस कंपोनेंट होता है। और बेस कंपोनेंट जिसको कि आप ux कह सकते हो, इसकी रिजॉल्व फॉर्म होगी u cos थीटा। रिजोल्यूशन, वेक्टर के रिजोल्यूशन पार्ट में इसको बता रखा है मैंने कि जिसके साथ थीटा है वो बेस है। अगर एक ट्रायंगल बनाएं तो ये बेस हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक u है, तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन cos थीटा। सो बेस कैन बी रिटन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा, तो ux की वैल्यू u cos थीटा हो जाएगी। और जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा। आई होप आपको ये क्लियर है। कंपोनेंट वाली थ्योरी अगर ना क्लियर हो तो वेक्टर में रिजोल्यूशन में बता रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं इसको। तो अगर x एक्सिस में देखें तो ax की वैल्यू 0, ux की वैल्यू कहीं ना कहीं u cos थीटा है, टाइम की जो वैल्यू है दैट इज t, हमें पता है। अब सारी चीज़ें पता है। सपोज आपको x निकालना हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, x निकालना हो, तो एज x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, आपको पहले से आइडिया है। तो अगर मुझे u का मतलब यहाँ ux हो जाएगा और a का मतलब ax हो जाएगा। तो अगर ध्यान देंगे तो ax की वैल्यू तो पहले से ही 0 है, इस तरफ तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ना प्लस ना माइनस, तो ax की वैल्यू 0, तो ये एंटायर टर्म कितना हो जाएगा 0। सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा uxt, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी।
x की वैल्यू क्या हो जाएगी, u cos थीटा इंटू टी। ध्यान से समझिए, x की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा इंटू टी, ये वैल्यू हो जाएगी x की। इसे आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर 1। ये एनालिसिस कंप्लीट होती है हॉरिजॉन्टल की, यानी अबाउट x एक्सिस की। अब क्योंकि इस पार्टिकल में y एक्सिस में भी मोशन हो रहा है, तो हमें y की भी इंडिविजुअल एनालिसिस करनी पड़ेगी। बाद में आकर के हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल दुनिया के किसी भी मोशन में अगर वो प्लेन में है तो हमें दोनों एनालिसिस ज़रूरी थी। उसमें x एक्सिस की एनालिसिस आपके सामने है। अब हम धीरे से y एक्सिस की भी एनालिसिस कर लेते हैं, देन फिर आगे देखेंगे कि उनकी क्या क्या लिंकिंग हो सकती है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। जरा इस वाले पार्ट को हटा के y एक्सिस की एनालिसिस करते हैं। सो आइए y एक्सिस की एनालिसिस करें, यानी कि अबाउट y एक्सिस। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट का। क्या है कि अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो क्या इसमें ऑलवेज ग्रेविटी लगी हुई है नीचे की तरफ? तो अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में देखो तो आप कह सकते हो u sin थीटा। अब क्वेश्चन आता है कि प्लस या माइनस, तो मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा, आपने मोशन स्ट्रेट लाइन से ही ये बात ध्यान रखी है और एनसीईआरटी की प्रिस्क्रिप्शन भी यही है। आप हमेशा किसी एक डायरेक्शन को ऑलवेज पॉजिटिव मानिए और दूसरी डायरेक्शन को नहीं। जैसे ऊपर जाने वाले को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे लगने वाली क्वांटिटी को नेगेटिव मानिए। ऑलवेज ऐसा करिए, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कुछ लोग सपोर्टिव और अपोजिट भी मानते हैं कि जैसे ऊपर से नीचे आ रही है तो सपोर्टिव है तो प्लस मान लो, नीचे से ऊपर के लिए माइनस मान लो, वो भी मान सकते हो, लेकिन प्रोफिशिएंसी हो तो। अदरवाइज आप ऊपर लगने वाली हर क्वांटिटी को प्लस, नीचे लगने वाली हर क्वांटिटी को माइनस, ऐसा आप कर सकते हैं। तो जैसे क्योंकि ये u sin थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसको प्लस मान लेता हूँ। ऐसी एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में देखें तो क्योंकि ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, ऑलवेज नीचे लगता है, इसलिए इसको माइनस जी मान लेते हैं। अब ये कई लोग याद रखेंगे कि जाने के लिए तो चलो अपोज कर रहा है, आते वक्त तो सपोर्ट कर रहा होगा तो प्लस जी। नहीं, आप ऐसा मत करो, आप एक ही मान करके चलो। हाँ, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं कि आप उसमें u भी प्लस लेते हैं, g भी प्लस लेते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप चाहो तो बेटर यही होता है कि एक ही कन्वेंशन मान लें, ऊपर जाने वाली सारी की सारी पॉजिटिव और नीचे लगने वाली नेगेटिव, इसलिए g ऑलवेज नेगेटिव होता है। कई बार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में अक्सर पूछा गया है कि सपोज अपवर्ड क्वांटिटीज आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g इफ अ बॉल इज गोइंग अप एंड डाउन। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अप और डाउन दोनों के लिए माइनस जी लेते हैं। उसमें ऑप्शन भी है नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जो आधे अधूरे पड़े हुए हैं वो जाने वाली को नेगेटिव मानते हैं, आने वाली को प्लस ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उसने पहले ही मेंशन कर दिया है कि ऊपर लगने वाली चीज़ पॉजिटिव है, नीचे वाली लगने वाली चीज़ नेगेटिव, तो चाहे बॉल ऊपर जा रही है नीचे, जी तो नीचे ही लग रही है, तो जी तो ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो राइट ऑप्शन होगा नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको बताया है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ये। आप एक कन्वेंशन मानिए, जैसे जी ऑलवेज नेगेटिव लगता है तो चाहे बॉल ऊपर जा रही है नीचे माइनस जी मान सकते हो। तो ये ज़्यादा मानना ज़्यादा अच्छा रहता है, पर दोनों कन्वेंशन को मिक्स नहीं करना, कोई एक ऑप्ट करना है। तो u sin थीटा है, a y माइनस जी है। अब मान लो आपको टाइम की वैल्यू तो पहले से ही दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू टी। अब मान लो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो फिर से वही नाउ y के लिए इक्वेशन बनाओगे तो आपको पता है कि u y t और प्लस हाफ a y t का स्क्वायर। देखो टाइम दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन सेकेंड इक्वेशन होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसीलिए इस इक्वेशन को यूज़ किया जा रहा है। तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये तीन प्राइमरी इक्वेशंस हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे टाइम दिया हुआ है और मुझे y निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम यही वाला रिलेशन है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, u y की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो u sin थीटा, यहाँ t है प्लस हाफ, और a y की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो माइनस जी है, तो यहाँ से माइनस जी टी स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्लियर है। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड थी। तो क्योंकि ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेन में हो रहा था, तो x और y दो एक्सिस का मोशन था, तो दोनों की हमने एनालिसिस कर ली। ये दोनों ही इक्वेशन अपने आप में काम आती हैं, ये वाली भी
और ये वाली भी। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज़ y और x का रिलेशन थी, ये तो y वर्सेस t, x वर्सेस t हो गया, तो दो इक्वेशन तो ये। अब तीसरी इक्वेशन y वर्सेस x, यानी इन दोनों को आपस में कंपोज करना, उसे ही फाइनली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहेंगे, यानी पाथ की इक्वेशन कहेंगे। तो आइए इन दोनों को लिंक करते हैं। एक बार इसको हटाता हूँ और इन दोनों इक्वेशंस को रिकॉल करके लिंक करते हैं इसको। सो ओवरऑल आपने ये दो इक्वेशंस पढ़ी। अब आप ध्यान से समझिए, कल को कोई तीसरी इक्वेशन बनानी हो इनको आपस में लिंक करके, तो किसी एक से, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो टाइम। तो अगर मैं ऊपर वाले में से टाइम की वैल्यू निकालूं तो t को लिखा जा सकता है x अपॉन यू कॉस थीटा। आप देख सकते हैं x का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, सॉरी टाइम का x अपॉन यू कॉस थीटा। अगर इस टाइम की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ, सो क्या y की वैल्यू लिखी जा सकती है u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और माइनस हाफ g और t की वैल्यू स्टिल लिख सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए u से u डिडक्ट करें, साइन बाई कॉस ये हो जाएगा टेन थीटा, और x साथ में है, और माइनस g बाई 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे u का स्क्वायर तो u स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में x का स्क्वायर आ गया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का सबसे पहला फॉर्म, इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं, इसे ही इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कहते हैं। वैसे इसके अदर फॉर्मेट्स भी हैं, लेकिन ये पहला फॉर्मेट है। बोर्ड लेवल के अगर आप हैं तो आपको यहाँ तक ला करके इससे जुड़े क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल में यहाँ से शुरू होगा। इसका और भी कई सारे वर्जन्स हैं, जब मैं बाकी क्वांटिटीज़ बताऊँगा तो इसको बताऊँगा, लेकिन ये कहानी हमारी स्टार्ट के लिए कहानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को आपको याद भी रखना होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें कंपेयर करने के बेसिस पे, तो क्या ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है? आप देखिए टेन थीटा को a मान लीजिए ax, और इस पूरे कंपोनेंट को b मान लीजिए तो bx स्क्वायर, तो क्या ये उस फॉर्मेट में आ गया? और ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की। तो क्या ये इक्वेशन पैराबोला के फॉर्म में है? सो इक्वेशन 3 कैन बी termed as इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक मोशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक मोशन। आप देख सकते हो, इसको आप पैराबोलिक मोशन की इक्वेशन इजीली कह सकते हैं। सो क्या आप ये कह सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्ट्री का जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, किसका पाथ? प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो कैसा होगा? तो आप बड़ी ही आराम से कह सकते हैं इज पैराबोलिक। तो ये सबसे पहला प्रूफ हो गया जिसका ध्यान रखना है। इंडिविजुअल एनालिसिस तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है। तो आंसर इज ये पैराबोलिक है। तो सबसे पहला प्रूफ ही इसी का होता है कि आप प्रूफ करिए कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पैराबोलिक है। तो आई होप आपको ये वाली कहानी क्लियर हो गई। ये चीज़ याद रखिएगा, इसको मैं भी बार बार यूज़ करूँगा, इससे और भी रिलेशंस बनाए जाएंगे जिनसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प होगी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको डायरेक्ट इस ट्रेजेक्ट्री से कंपेयर करना होता है, और कंपेयर करके आप उसका आंसर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको कंपेयर करके और आप उनका आंसर कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस इक्वेशन को यूज़ करके आप कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए, मान ली हमने ये वाली इक्वेशन देखी। अब बात आ रही थी कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या। तो सपोज कि मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/2 ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सपोज की इक्वेशन आ गई, गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, एक तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब इनिशियली किस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया था, और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये दो चीज़ें आपसे डिमांड की जा रही हैं।
बिल्कुल इनिशियल है, अभी मैंने और कोई क्वांटिटी नहीं बताई, हाइट नहीं बताया, रेंज नहीं बताया और टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बताई, इसीलिए सबसे पहले बेसिक वाला पार्ट देख लेते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है वाई एक्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है, अंडरस्टूड है कि पैराबोलिक मोशन है यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, शुरुआती वेलोसिटी, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए। तो आप देखिए एक्स का जो कॉफिशिएंट है टेन थीटा, यहाँ उस टेन थीटा की जगह आ रही है 1 और कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको दोनों को कंपेयर कर लेना है। कंपेयरिंग यानी बाई कंपेयरिंग आप देख सकते हो, क्या देखोगे कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब थीटा के कितने डिग्री पे वैल्यू 1 आती है, तो ऑब्वियस है 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो आ गया जी, यानी सेकंड वाले का आंसर है 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया, इसको इसके साथ आपने कंपेयर कर लिया। चलिए पॉइंट नंबर 2, अब क्या होगा जब आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है यानी u निकालना है, u इस वाली इक्वेशन में आती है, तो जरा एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कंपेयर करिए, यानी पूरी वैल्यू 5/2 के इक्वल है, यानी कि g/2 cos स्क्वायर थीटा और साथ में u स्क्वायर भी है, इसकी जो वैल्यू होगी इस पूरे की वो किसके बराबर आ रही है, तो यहाँ 5/2 है, तो 5/2 से तो 2 से 2 काट दीजिए, u स्क्वायर आपको निकालना है तो u स्क्वायर को इधर ले आइए, ये यहाँ, तो g/5 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू पहले से ही क्या आ रखी है 45। अब g की वैल्यू देखिए, g की वैल्यू आप लिख सकते हैं 10/5 इंटू cos 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो 5 से ये कटा 2 और ये 2 डिवाइड के डिवाइड में ऊपर आकर के हो जाएगा 4, यानी कि u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, यानी u की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको क्लियर है, बहुत ही आसानी से आपने कंपेयर किया और ये इक्वेशन निकाल ली। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां आपको कंपेयर करना है और सीधा सीधा वैल्यू बतानी है, यू की वैल्यू बतानी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना, जो भी बताना है आप इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। एक लेवल और अप क्वेश्चंस आते हैं, इसी इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से पूछा जा सकता है रेंज बताओ, हाइट बताओ, तो कंपेयर करके ये निकाला, फिर रेंज वाले फार्मूले में लिंक करके निकालेंगे। क्योंकि अभी मैंने रेंज बताया ही नहीं है, इसीलिए उस तरह के कंपैरिजन क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा हूँ। जब ये सब बता दूंगा बाकी तीनों क्वांटिटीज़, तो हम उसको भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल आई होप का आपको कंपेयर मेथड समझ आया, कैसे क्वेश्चन करने हैं वो समझ आया। चलिए आइए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, तो क्लैरिटी मिल गई। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने किसी इंस्टेंस की वर्टिकल हाइट y निकाली थी, लेकिन तब क्या होगा जब मैक्सिमम हाइट पूछी जाएगी, या टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा, या फिर रेंज पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। तो इसको हटाता हूँ और एक बार उन तीनों क्वांटिटीज़ को पढ़ लेते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। मान लिया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के दो तरीके। तरीका नंबर 1 कि आप जानते हो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है और फिर नीचे घूमता हुआ आ रहा होता है, तो इसमें दो तरीके का मोशन है। एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन है जो कि यूनिफॉर्म मोशन है, वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि उसमें ग्रेविटी लग रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है, सपोज ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट है u sin थीटा, और ऐसे घूमता हुआ फिर वापस नीचे आ जा रहा है सेम वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो अगर हम केवल वर्टिकल वाले का कॉन्सेप्ट सोचें, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर गया है और फिर नीचे आ गया, तो वर्टिकली फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है, फाइनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो वो कितना हो गया है, तो आंसर है 0। यस और नो, ये अप्रोच नंबर 1 है कि जिसमें फाइनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 और टाइम निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होता है सेकेंड इक्वेशन, s = ut + ½ t²। यहाँ भी लिख सकते हो y = uyt और +½ ayt²। अब ध्यान से समझिए, जब ये पूरी फ्लाइट कवर कर ले रहा है, फ्लाइट का मतलब पूरी जर्नी अपनी कवर अप कर ले रहा है, तो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 0। uy की वैल्यू आप चाहो तो u sin थीटा लिख सकते हैं,
और पूरी जर्नी का जो टाइम है वो कैपिटल टी मान लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जब मैं पूरी फ्लाइट की बात कर रहा हूँ तब मैं ज़ीरो लिखूंगा, और यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, और माइनस क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन लगा हुआ है वो माइनस जी के बराबर है, तो माइनस जी और टी का स्क्वायर, ये मैंने इक्वेट कर दी। इसको इक्वेट करने से एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। ये माइनस वाली साइड इधर आ जाएगी, तो हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी के इक्वल, एक टी की पावर को एक टी से काट सकते हो आप, जी इधर आ जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल फार्मूला हो जाएगा 2 यू साइन थीटा बाई जी। वैसे मोशन स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है, यू से फेंकते हैं, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है टॉप के ऊपर, तो टाइम वन साइड का टाइम यू बाई जी होता है, वहाँ आपने पढ़ा होगा वन साइड का टाइम अप जाने का वो होता है यू बाई जी, आपको याद हो, जाने का और आने का दोनों होगा जाएगा 2 यू बाई जी। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं तो 2 यू बाई जी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ वर्टिकल मोशन ऑनली है। अगर 1D मोशन है, पार्टिकल सीधा ऊपर जा रहा है, तो जाने का u बाई जी, आने का भी u बाई जी, जाने और आने का सेम होता है, तो 2 यू बाई जी। ये फॉर्मूला हमारे लिए पहले से ही याद है, पढ़ा हुआ है। अगर आपको ये नहीं याद हो तो आप ऑलवेज दिमाग में रखें मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से, जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो जैसे सपोज नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो v हो जाएगा 0, u और a माइनस जी के बराबर है, यानी t का फार्मूला हो जाएगा u बाई जी। ये मैंने रेफरेंस के लिए बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बेसिक फार्मूला है, इवन 9th स्टैंडर्ड में भी इसे याद रखने का है ऑलवेज। कुछ लोग g की वैल्यू 10 रख करके शॉर्टकट बनाने के लिए u बाई 10 भी याद रखते हैं, तो आई होप कि आपको क्लियर रहेगा। u बाई जी याद रखें या u बाई 10, ये जाने का। अब जाने और आना, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल होना है, तो टाइम सेम लगेगा। तो जाने का u बाई जी, आने का u बाई जी, तो 2 यू बाई जी। तो ध्यान से देखिए, तो प्रोजेक्टाइल में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो u ना हो के u साइन थीटा है। तो इसका मतलब क्या हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना सकते हैं? क्या ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो हर जगह काम करेगा? जैसे कि अगर वर्टिकल मोशन है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ग्राउंड से वर्टिकल है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ऐसे में साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 यू बाई जी। यानी ये सब जगह काम करेगा, चाहे वो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वर्टिकल मोशन हो, 2 यू बाई जी ये हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाली कहानी क्लियर हुई। अदरवाइज़ ये तो अप्रोच 1 था, अप्रोच 2 इसी मेथड से हम यूज़ कर लेते कि जब ये ऊपर जा रहा है तो टॉप के ऊपर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 है, तो इसको रख देते 0, इसको रख देते यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, तो टी का फॉर्मूला यू साइन थीटा बाई जी आ जाता एक तरफ का, फिर आने वाला सेम होता तो 2 यू साइन थीटा हो सकता था। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन वाला ज़्यादा रिलेवेंट है, तो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे जब भी आपको कभी प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड, दोनों बातें, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला और ये उसका यूनिवर्सल फार्मूला, ये सब आपको क्लियर हुआ अच्छे से। तो ये रहा दिस द स्टोरी ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट स्टोरी में मैक्सिमम वर्टिकल हाइट की ज़रा बात कर लें कि ये मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, उसका क्या सीन है, उसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आइए थर्ड चर्चा इसको ज़रा एक बार हटा दूँ मैं। सो तीसरा सेक्शन है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का। तो देखिए इस हाइट की बात हो रही है, अगर ध्यान से देखिए तो क्या ये वो पॉइंट है जहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जा रहा है, इसके बाद फर्दर तो पार्टिकल और ऊपर नहीं जा रहा, आगे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके पास है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ एक बात पॉइंट और ध्यान रखना होता है, सपोज पार्टिकल u इधर है, ये थीटा है, इस तरफ वाला कंपोनेंट u cos थीटा है। अगर इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है, तो एवरी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका ऑलवेज u cos थीटा होगा। ये प्रोजेक्टाइल में हमेशा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर इसको u cos थीटा असाइन हो गया, अलाइन हो गया, तो ना तो इस तरफ इसे कोई दबा रहा है जिससे कि इसकी वेलोसिटी बढ़े, ना ही इसे कोई अपोज कर रहा है। जो अपोज कर रहा है विस्कस ड्रैग यानी एयर फ्रिक्शन, उसको हमने 0 मान लिया है। तो अभी इसका हर जगह कंपोनेंट सेम रहने वाला है u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल एवरी प्लेस पे चेंज हो रहा है।
शुरुआत में इसकी वैल्यू यू साइन थीटा है, फिर धीरे 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 चेंज होते होते ये वो पॉइंट है जहाँ पार्टिकल के पास मिनिमम वेलोसिटी है। देखिए हर वर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ मिनिमम वेलोसिटी। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ लिखा होता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ करंट वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी हमेशा कौन सी होती है? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा इज़ द मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे आके वर्टिकल ज़ीरो, बाकी हर पॉइंट पे यहाँ से घटेगी, यहाँ से धीरे धीरे फिर बढ़ेगी। तो ओवरऑल यहाँ भी ज़्यादा थी, यहाँ भी फिर बढ़ती हुई ज़्यादा हो रही है, यहाँ केवल यू कॉस थीटा है, इसीलिए इसको मिनिमम वेलोसिटी कही जाती है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ वेलोसिटी कैसी लग रही है? ज़ीरो, वर्टिकल वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकल शिफ्ट है वो का है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अबाउट वर्टिकल मोशन सोचे, वर्टिकल मोशन, तो आपको पता है कि अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो यहाँ के लिए फॉर मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट के लिए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो बिना डाउट के आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? हाइट h। अब आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ इनिशियल वेलोसिटीज़, फाइनल वेलोसिटीज़ पता हैं और हाइट पता है, तो पोजीशन वेलोसिटी जो रिलेशन है वो आप पहले से जानते हो। कौन सा है? एज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये रिलेशन है। यही क्यों यही यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ वेलोसिटीज़ का आइडिया है हमें और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस इक्वेशन को आसानी से यूज़ करके निकाला जा सकता है। तो सपोज़ अगर मैंने यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वाई ले लिया, y और y, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी 0 का स्क्वायर माइनस u साइन थीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन a की वैल्यू -g, तो यहाँ 2 के साथ -g लग जाएगा, और s की वैल्यू है हाइट h। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला तो गायब हो जाएगा, तो h की डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे उस वक्त वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2g हुआ करता था। अभी u की जगह u साइन थीटा है, तो u का जो स्क्वायर है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे में हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आई होप कि आपको ये वाली कहानी, ये वाली स्टोरी अच्छे से क्लियर है कि हाइट का सिंपल सा फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट? 2g। तो ये क्लैरिटी आई होप आपको मिली कि क्या स्टोरी है ओवरऑल, कितनी हाइट का फॉर्मूला होता है। तो कई बार क्वेश्चंस में, वैसे ये फॉर्मूला तो ठीक ही है, कई बार क्वेश्चंस में और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि नॉर्मल हाइट और प्रोजेक्टाइल वाली हाइट का आपस का रिलेशन भी पूछा जा सकता है। तो u स्क्वायर अपॉन 2g नॉर्मल हाइट है। अगर मैं नॉर्मल हाइट को h0 मान लूँ तो h कैन बी रिटन एज इक्वल टू h0 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन क्या बताता है? ये वर्टिकल मोशन ऑनली, ये सिर्फ वर्टिकल मोशन है। अगर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल ना हो के केवल वर्टिकल मोशन हो तो h0 है। तो अगर h0 का पता है, एंगल का पता है, तो प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होने वाली है इसका फॉर्मूला हमारे को क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? तो आंसर इज 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी ऐसे में h का फॉर्मूला हो जाएगा h0/4। कई बार रेशियो पूछा जाता है कि अगर 30 डिग्री से मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूँ तो प्रोजेक्टाइल की हाइट और उसी सेम वेलोसिटी से अगर वर्टिकली फेंका जाता तो इन दोनों की हाइट का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे 1/4। सिंपली ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल मोशन में जितनी भी हाइट होती है उसका साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है नॉर्मल हाइट। तो h इज इक्वल टू h0 का साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स। तो आई होप कि आपको इस बात की क्लैरिटी मिली, क्लियर हुई कहानी कि आखिर वर्टिकल मोशन में और इन दोनों सिनेरियोज में क्या डिफरेंस है, कैसे होता है। तो नॉर्मल हाइट का फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब जरा रेंज का फॉर्मूला ले आते हैं, फिर सबको कंपोज करेंगे, मज़ा आएगा। तो अब जरा रेंज पे आते हैं, इसको हटाता हूँ मैं। सो आइए हॉरिजेंटल रेंज की बात करते हैं। तो रेंज में सपोज़ कि किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया गया है थीटा डिग्री से
u वेलोसिटी के साथ इस तरफ का कंपोनेंट u cos थीटा है। अब वो यहाँ से यहाँ तक कितनी रेंज ये वाली x निकालनी है। अब रेंज का मतलब x एक्सिस वाला कंपोनेंट निकालना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो यानी कि अपने को हॉरिजॉन्टल मोशन की एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो अबाउट मोशन ऑफ x एक्सिस, अबाउट मोशन इन व्हाट x एक्सिस, अगर x एक्सिस के मोशन की एनालिसिस करें तो आपको पता है कि x का फार्मूला हो जाएगा u(x)t और प्लस हाफ axt²। अगर मुझे रेंज निकालना है तो रेंज के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं उसको। पूरे रेंज में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि जब आप x की जगह r प्लेस करोगे, ऑब्वियस है कि इस ux की जगह लिख लोगे u cos थीटा, क्योंकि इस तरफ का जो कंपोनेंट है रिजॉल्व किया हुआ वो हम लोगों ने u cos थीटा रिजॉल्व किया हुआ है। रिजोल्यूशन से हमें आइडिया है कि कोई भी वेलोसिटी u है, थीटा है, तो इस तरफ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा u cos थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा u sin थीटा। तो u cos थीटा और u sin थीटा u से लिंक किया जा सकता है। तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह रखेंगे t प्लस एक्सेलरेशन x एक्सिस की तरफ की जो वैल्यू होती है वो है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होके सारी क्वांटिटी कैसी होगी 0। तो रेंज का सिंपल फार्मूला आ गया u cos थीटा इंटू टी। आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, क्या है वो, u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हैं 2u sin थीटा अपॉन जी। आई होप आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्लियर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला नंबर ए तो यही है। अब इसको 2-3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है और 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसका हम ध्यान रखेंगे। पहला u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी। अब इसको क्या क्या और लिख सकते हैं ज़रा देखिए, एक बार इसको हटा दूं मैं। देखिए ये ux जो है r, ये u cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो ux, और u sin थीटा को लिख सकते हो uy, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में। उसके साथ लगा हुआ है 2 और टाइम्स ऑफ g। तो ये इसका सेकंड वर्जन है जो आपको याद रखना है। यानी जो रेंज है वो 2 टाइम्स ऑफ ux इंटू uy टाइम्स ऑफ g, यानी जो दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसके प्रोडक्ट का डबल टाइम्स ऑफ g, ये रेंज की वैल्यू है। ये इसका सेकंड वर्जन है। तीसरा वर्जन देखिए, इसी को आप लिख सकते हैं u से u मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा u² और 2 sin थीटा cos थीटा, थोड़ा सा इधर उधर किया तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब 2 sin थीटा cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको लिखते हैं sin 2 थीटा। ध्यान रखिएगा sin स्क्वायर थीटा नहीं है, ये sin 2 थीटा है अपॉन जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन नंबर 3 जिसका कि ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन नंबर 1 ऐसा डायरेक्ट उसमें ux और uy के फॉर्म में लिखना। कंक्लूजन नंबर 2 उसी ux uy को फिर से रीअरेंज करके एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेना sin 2 थीटा अपॉन जी। ये तीसरा इंपॉर्टेंट वाला वर्जन है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। वर्जन और भी बन सकते हैं जब हम म्यूचुअल रिलेशन की बात करेंगे, लेकिन रेंज के लिए 3 प्राइमरी वर्जन्स हैं, तीनों को नोट करना है, तीनों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, उससे, इससे या इससे, इसका ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन एक और चीज़ से आता है, इस रेंज की कुछ केस एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, कुछ कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वो कंडीशन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। मैं 1 2 3 इन तीनों को हटाता हूँ, सिर्फ इसको यूज़ करेंगे और एक स्पेशल केस एनालिसिस करेंगे जो कि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वो एनालिसिस करें। सो एनालिसिस ऑफ रेंज के लिए हमें ये वाला वर्जन, तीसरा वाला वर्जन तो पता लग गया कि ये रेंज है जिसका फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें होता क्या है कि अगर देखा जाए तो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेंज, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता है। इसके ऊपर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स मतलब अगर सपोज़ आप शॉट पुट खेल रहे हैं, या आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ को आप फेंक रहे हैं, सिर्फ बॉल ही नहीं हो, कोई भाला फेंक रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप दूर की तरफ फेंक रहे हैं, जेवलिन आप जानते हैं कितना पॉपुलर है अब हमारे इंडिया में, तो अब जेवलिन फेंक रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप फेंक रहे हैं, वो कितनी रेंज तक जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
तो अब देखा जाए तो ये रेंज किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आप इस फॉर्मूले में देखिए, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी बेसिकली रेंज डिपेंड करता है यू के ऊपर और साइन थीटा यानी एंगल के ऊपर थीटा, यानी कि फर्स्ट आर यू के स्क्वायर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा कहीं ना कहीं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन 2 थीटा के ऊपर, यानी साइन का जो ये एंगल पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर। तो एक इंसान इन दो चीज़ों को चेंज करके रेंज बढ़ा सकता है। एक तो वो अपनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाए, यूँ कैसे बढ़ेगा, अपनी नेचुरल कैपेसिटी से। मैं जितनी हाई वेलोसिटी से फेंक सकता हूँ उससे रेंज बढ़ सकता है। साथ में एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक फेंक रहे हो, लेकिन आप अगर डायरेक्शन का ध्यान ना रखो, सीधा ऊपर फेंक दो तो ऊपर जाएगा और वहीं का वहीं आ जाएगा, रेंज ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर खूब क्षमता है बहुत हाई वेलोसिटी से फेंकने की, लेकिन अगर आप एंगल का ध्यान नहीं रखते हो तो वो वहीं का वहीं आ जाएगा और रेंज ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब रेंज के एनालिसिस में आपको ये ध्यान रखना है कि यू से तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन ये एंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मान लो कि आप मैक्सिमम यू तक पहुंच गए, सो एट एनी पर्टिकुलर, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर यू, आर डिपेंड्स ऑन थीटा। आर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियस है थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फॉर मैक्सिमम, अगर मान लेते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, मान लो आपकी कोई कैपेसिटी है, आप एक सर्टेन वेलोसिटी से, मान लो कि आप 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक सकते हैं, तो 20 मीटर पर सेकंड पे आपकी रेंज ज़ीरो भी हो सकती है। अगर आपने ऊपर फेंका तो यहीं आ जाएगा, और 20 से एक सर्टेन लेवल तक भी जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर यू के लिए कितनी मैक्सिमम रेंज हो सकती है, फॉर मैक्सिमम रेंज, तो आंसर इज, ये जो साइन की वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि फॉर मैक्सिमम रेंज वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब साइन के किसी भी एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो 1, यानी कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। ऑब्वियस है, साइन इससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। अगर साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो 1 आ गया, तो आंसर इज यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला कितना, यू स्क्वायर बाई जी, ये मैक्सिमम रेंज है। अब जरा इसकी एनालिसिस भी अभी कर लो। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 है, अब साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर इज 90 डिग्री की, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यानी अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो आपको ये दिखेगा कि 2 थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के, यानी कि थीटा की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होना चाहिए, तो 45 डिग्री के। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, तो आंसर इज 45 डिग्री। फिर से समझिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। ये वो एंगल है जिससे अगर आप थ्रो करो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें इग्नोर किया हुआ है एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग को इग्नोर करने के बाद। ये आइडियल केस में है, इन एक्चुअल थोड़ा डिफर होता है, लेकिन आइडियल केस में ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। और मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आई होप कि आपको ये सारी कहानी क्लियर हुई, रेंज के तीनों फार्मूलाज, एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम रेंज, उसका फार्मूला, और उस वक्त का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये सारी कहानी आपको क्लियर है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक बार रिकॉल करते हैं, और उनका आपस में म्यूचुअल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक क्या क्या बताया है, मैं एक बार इसको हटाता हूँ, चारों चीज़ें ले आता हूँ और उनका आपस का रिलेशन एक बार देख लेते हैं फटाफट और कंक्लूड करते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने देखा जाए तो ये 4 बातें पढ़ी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच और आर। अब
इम्पॉर्टेंट है इनका आपस का रिलेशन। जैसे कोई भी दो पिक करिए, ये देखिए और ये देखिए, तो h का फार्मूला यानी हाइट का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को आप चाहो तो थोड़ा ऐसे लिख लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो जी से जी जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा में से एक इस साइन थीटा से जाएगा, साइन बाई कॉस यानी कि जो h बाई आर है वो साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन थीटा, और ये 2 है और ये 2 है, डिवाइड में है तो 2 और 2 हो जाएगा 4। तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिला h बाई आर इज इक्वस टू टेन थीटा बाई 4। क्या रिलेशन है? h बाई आर इज इक्वस टू टेन थीटा बाई 4। याद रखिएगा इसको, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। और अगर h बाई आर मैक्स की बात करें, रेंज मैक्स, तो रेंज मैक्स के लिए थीटा 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री की वैल्यू 1/4 यानी मैक्सिमम रेंज हाइट का 4 टाइम्स होता है। ये भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि थीटा कैसा है 45 डिग्री, और 10-45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो h बाई आर इज इक्वस टू टेन थीटा बाई 4 एक रिलेशन, h बाई आर इज इक्वस टू 1/4 यानी रेंज मैक्स इज इक्वस टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसका कि आपको याद रखना है। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच का हुआ? h और r के बीच का रिलेशन हुआ, जिसको कि आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट रिलेशन है। आइए सेकंड एक और ऐसे ही रिलेशन बताता हूँ। एक तो ये है, अब मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ, एक और रिलेशन आपको बताता हूँ। इस रिलेशन के बाद मान लो h और r लिंक कर दिया। मान लो कि आपको इसी में h का t के साथ या r का t के साथ लिंक करना हो, तो r और t का रिलेशन पहले से ही पता है। अगर हम सेकंड देखें r और t का, तो ये हमें पहले से ही पता है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट यानी r बाई टी होता है डायरेक्टली u cos थीटा के इक्वल। ये तो रेंज निकालने का बेसिक फार्मूला है। आप चाहो तो यहाँ से डिवाइड भी कर लो। r का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, साइन से साइन कटेगा, कॉस बच जाएगा, u स्क्वायर से एक u कटेगा, u बच जाएगा, और g से g तो कट ही जाएगा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा में 2 से 2 कट जाएगा, तो यही बचेगा। तो ये भी एक रिलेशन बन सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा नहीं बन सकता। हो सकता है कल को रेंज और टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाए तो आप वहाँ डायरेक्टली u cos थीटा लिख सकते हैं। सॉरी, तो कह रहे थे r बाई टी इज इक्वल टू कितना हो गया, तो u cos थीटा हो गया। चलिए इसी में मान लो आपको अगर लिंक करना होता, ये तो आर टी का है, h और t का आपस में लिंक करना होता, तो h बाई टी अगर करते तो h का फॉर्मूला आप जानते हो कितना है, इन दोनों का आपस में लिंक करना है। तो h का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कि आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, और अपॉन 2g, और डिवाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा, और अपॉन g का मतलब g ऊपर आ जाएगा, तो g से g कैंसिल आउट हुआ, और एक u से एक u चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, 2 और 2 4 होता है। यानी h बाई टी का जो रिलेशन आया वो आया, सिर्फ बचा है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन 4। ये एक रिलेशन आ गया, थर्ड रिलेशन। कोई सा भी रिलेशन इसमें से पूछा जा सकता है। फर्स्ट रिलेशन बता दिया है, h बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, वो आपको याद रखना है। r बाई टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, h बाई टी इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 4। आई होप आपको ये तीनों रिलेशंस क्लियर हैं। और अब लास्ट रिलेशन, फोर्थ रिलेशन, जिसमें इन क्वांटिटीज़ का इसके साथ, जैसे r और y का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी काफ़ी खूबसूरत रिलेशन है। उससे पहले आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो एक बार मैं हटा देता हूँ और फाइनल फोर्थ रिलेशन की तरफ आता हूँ, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है। आइए ज़रा फोर्थ रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ मैं फोर्थ कर देता हूँ कि y इज इक्वस टू टेन थीटा एक्स है। यहाँ देखिए गड़बड़ी हुई है, x भी रहता है, टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। मान लिया कि हमें रेंज के साथ इसको इंक्लूड करना है। रेंज में यू स्क्वायर के साथ, यू स्क्वायर तो है, इस जी को चाहो तो नीचे भी ले आ सकते हो, यानी कि टेन थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ही छोड़ देते हैं, 2u स्क्वायर कॉस थीटा को 2 बार लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन जी को नीचे ले आएंगे तो डिवाइड के डिवाइड में आ जाएगा
सॉरी, ये जी यहाँ आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए तो यहाँ साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसमें से 2 है, कॉस भी है, साइन नहीं है। तो अगर यहाँ एक साइन से मल्टीप्लाई करें ऊपर और एक साइन थीटा से नीचे, तो ये जो नीचे वाला साइन थीटा है वो यहाँ बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो क्या ये पूरा टर्म, ये वाला जो टर्म है, क्या ये टर्म मिल करके यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, क्या ये रेंज हो जाएगा? केवल यहाँ कॉस बच जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा जा सकता है टेन थीटा एक्स माइनस साइन बाई, ये एक सिंगल कॉस बच जाएगा, साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन आर रेंज आर। ये रिलेशन आ गया सीधा सीधा जब हमने इसको साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो बड़ा ही खूबसूरत रिलेशन है। इसमें टेन थीटा एक्स यहाँ भी है, टेन थीटा एक्स यहाँ भी है। तो अगर टेन थीटा एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो टेन थीटा एक्स को अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक सिंगल एक्स यहाँ बच जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन नंबर 4, टेन थीटा एक्स इज इक्वस टू वाई इज इक्वस टू टेन थीटा एक्स 1 माइनस एक्स बाई आर। कई बार इस इक्वेशन से भी कंपेयर करके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका के ध्यान रखना है। तो ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। आई होप आपको याद रहेगा, अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे। y इज इक्वस टू टेन थीटा एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन आर। क्लियर है आपको? इसका एक दो वर्जन और भी है, उसको भी आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। एक बार इसको हटा करके, वो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी काम आता है, लेकिन उससे पहले आई होप आप ये पूरा प्रोसेस समझ गए। तो मैं इस पूरे प्रोसेस को हटा देता हूँ, केवल इस रिलेशन को यहाँ यूज़ करता हूँ और यहाँ एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। सो ओवरऑल ये जितने रिलेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं मैंने यहाँ लिखा है, जिसमें से मैं इसकी बात कर रहा था कि इसका एक और वर्जन, मान लिया कोई प्रोजेक्टाइल है ऐसे और किसी एक सर्टेन डिस्टेंस, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है और ये पूरी रेंज है r, तो r माइनस x1 x2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और उस वक्त की y हमें निकालनी, मान लेते हैं प्रोजेक्शन एंगल थीटा है। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं y कैन बी रिटन इज इक्वल टू टेन थीटा टाइम्स ऑफ x1, और इसको सॉल्व करेंगे तो r माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी x2 अपॉन, क्या ये पूरा रेंज x1 प्लस x2 हो जाएगा, यानी क्या यहाँ x1 प्लस x2 लिखा जा सकता है। तो y का एक और रिलेशन यहाँ से बना, टेन थीटा टाइम्स ऑफ इस x1 को अंदर ले जाओ तो x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत रिलेशन है। थोड़ा आइडिया है तो फटाफट आप, मैं ये नहीं कहूँगा आप रटो इसको, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करें, क्या करें, किस तरीके से हम इसको इंक्लूड करें। एक ये वाली कहानी हो जाएगी। इसी में जैसे y का रिलेशन आया है तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अगर सिंपल टेन थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो टेन थीटा की वैल्यू में आ जाएगा y इंटू x1 प्लस x2 और अपॉन x1 x2। कई बार इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे टेन थीटा की ये वैल्यू आ गई, यहाँ से मान लो कोई एंगल है अल्फ़ा और यहाँ से एंगल है बीटा, तो आपने अल्फ़ा निकाल लिया तो y बाई x1 और y बाई x2 और टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा को जोड़ दिया। मैं एक बार दिखाता हूँ। आई होप कि ये सारे फार्मूलाज और इनके सारे रिलेशंस आपने कर लिया, आपने इसका एक स्पेशल फॉर्मेट भी नोट कर लिया। एक लास्ट बात और बता देता हूँ कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी प्रोजेक्शन अल्फ़ा बीटा से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर किसी पॉइंट का डायरेक्ट एंगल अल्फ़ा है और उस पॉइंट का दूसरे एंड से डायरेक्ट एंगल बीटा है तो इसका इस थीटा के साथ क्या रिलेशन होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ क्या रिलेशन होगा। उसके लिए ये वाला रिलेशन तो आपको पता लग गया कि टेन थीटा की वैल्यू y x1 प्लस x2 आ गई है। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आपको बताऊं कि सपोज अगर ये टेन अल्फ़ा की बात करें तो टेन अल्फ़ा तो आप लिख सकते हो y बाई x1, ये वाला ट्रायंगल से यहाँ तक x1 है। एंड टेन बीटा की बात करें तो आप लिखोगे y बाई x2। अगर दोनों को सम कर लें टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा तो आप देखेंगे y कॉमन हो जाएगा 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2। अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन x1 x2 अपॉन x1 x2। ये हो गया किसकी वैल्यू, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा की।
आप ज़रा दोनों को देखिए ध्यान से। जब आपने इसको सॉल्व किया था तो y की वैल्यू आई, टेन थीटा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी y x1 प्लस x2 अपॉन x1 x2, सॉरी ये डिवाइड में मल्टीप्लाई है। और ये देखिए y x1 प्लस x2 अपॉन x1 x2, ये टेन अल्फा प्लस बीटा की भी रिलेशन है। तो इससे क्या पता लगा, टेन थीटा की वैल्यू ये है और टेन अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू ये है। इससे साफ कंक्लूड हुआ, क्या कंक्लूड हुआ कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा किस चीज़ के बराबर है, तो आंसर इज टेन थीटा के। यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो प्रोजेक्शन एंगल है थीटा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का जो एंगल है अल्फा, दूसरे एंड से उसका एंगल बीटा है, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा टेन थीटा के ठीक बराबर होता है। ये एक और क्वेश्चन आपको पता लग गया और ये उस रिलेशन से इसका प्रूफ भी पता लग गया। तो ये है एंटायर नॉर्मल प्रोजेक्शन की बात, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की जो ग्राउंड से फेंका गया है। मैंने कोशिश करी है 8 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको कंक्लूड करने की। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इसके न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग से वीडियो रखेंगे। वीडियो नंबर 2 में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके वीडियो 2 में अब मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की चर्चा करूंगा और इन सब के क्वेश्चन सेट में अलग से तैयार करूंगा। तो आई होप कि आपको टॉपिक वाइज 8 से 10 चीज़ें सारी अच्छे से क्लियर हुई। सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, दिमाग में बिठा करके चलना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ, और चैप्टर के बाद फिर मैं इनके क्वेश्चन सीरीज़ भी तैयार करूँगा, उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर। सो एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में आपने देखा कि टेन अल्फा टेन, फिर से बता देता हूँ, किसी भी पॉइंट का, जैसा आपने देखा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे किसी पॉइंट का, ये मान लिया पॉइंट P, तो इस पॉइंट का एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, दूसरे पॉइंट से बीटा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के टेन का सम यानी टेंजेंट ऑफ सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के टेंजेंट के बराबर होता है। ये कंक्लूजन था इस एंटायर लेक्चर का। तो आई होप आपको ये केस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टोटल 15 बातों के आसपास प्रोजेक्टाइल में डिस्कस की जाएगी। उस 15 बातचीत में से 2 बातें तो हमने वेलोसिटी यानी रिजोल्यूशन वेलोसिटी करी थी। इसके बाद 2 मैंने प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी की इक्वेशंस बताई थी, यानी 2 ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड बातचीत थी। तो 2.4 3 रिलेशंस हमने डिस्कस किए थे, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का। तो ये 4 + 3 7 बातचीत हो गई। इसके अलावा उसके 3 म्यूचुअल रिलेशंस थे, तो 7 + 3 10 बातचीत हो गई। और साथ में मैंने इस 10 के अलावा एक एंगल ऑफ एलिवेशन का केस डिस्कस किया, यानी 10 + 1 11 बातचीत अभी तक हमने डिस्कस कर ली है। अब वक्त है 4 बातें और डिस्कस करने का। बहुत ही छोटी छोटी 4 बातें हैं, बड़ा मजा आएगा अगर आप ध्यान सुनेंगे और समझेंगे तो। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बातचीत है जिसमें हम लोग रेंज के बारे में दोबारा चर्चा करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज की, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के डिस्कशन करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फटाफट मैं इसको हटाता हूँ और आइए एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एक बार इसको हटा करके। सो पॉइंट नंबर 12, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, जिन 2 एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो मान लिया हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और उसको आपने थीटा डिग्री से फेंका हुआ है, तो दूसरे को आप 90 - थीटा से फेंक रहे हो। 90 - थीटा, जैसे मान लिया एक को 30 से फेंका तो दूसरे को 60 से फेंका, तो 90 - 30 60 ही होता है। तो 30 और 60 इन दोनों का सम 90 डिग्री है, इसलिए 30 और 60 एक दूसरे से कैसे कहे जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 2 एंगल्स को ऐसे भी दिखाते हैं, थीटा एंड 90 - थीटा, या फिर दूसरा तरीका है 45 + थीटा एंड 45 - थीटा। ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एनालिसिस में मैं आपको 5 बढ़िया पॉइंट बताऊंगा। उन 5 को आपको ध्यान रखना है, रटना वाली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो इसमें से पहली बात, मान लिया अगर रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला आप जानते हो, u² sin 2 θ/g। अगर आप एक छोटा सा काम करो, यहाँ इस sin 2 θ को चाहो तो लिख सकते हो sin 2 sin θ cos θ, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया,
तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप एक काम करें, इसी में रेंज नंबर 2 जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसमें थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दें, तो यू स्क्वायर 2 और साइन थीटा की जगह रखोगे 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह, और कॉस के साथ फिर से 90 माइनस थीटा और अपॉन जी यहाँ रख देंगे, सॉरी बाई मिस्टेक हुआ यहाँ जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू स्क्वायर 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और अपॉन जी। तो क्या ये और ये सेम वैल्यू नहीं है? इसमें भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसमें भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा है और यू स्क्वायर बाई जी सेम। इसका मतलब आपने क्या देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज हमेशा सेम होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री एनालिसिस के अंदर ध्यान रखना है कि रेंज दोनों के क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी थीटा 90 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा से अगर दो प्रोजेक्टाइल फेंका जाए तो आप देखोगे इसकी रेंज सेम रहने वाली है। तो ये सबसे पहली रेंज की एनालिसिस है। आई होप आपको समझ आया। अब मैं इसको हटाता हूँ, आपको दूसरी एनालिसिस बताता हूँ मैं। सो पॉइंट नंबर 2, रेंज तो आप समझ गए। अब जरा हाइट के बारे में सोच लेते हैं। तो मान लिया कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को थीटा से फेंका है उस वक्त की हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला आप जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, आप चाहें तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। h2 की वैल्यू यू स्क्वायर, एक काम करिए इसको 2 बार लिखिए, साइन थीटा और थीटा की जगह आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाइए। तो साइन थीटा में लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि स्क्वायर में 2 बार आ रहा है, और अपॉन 2g। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी जो सेकेंड हाइट होगी वो होगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये h1 है, ये h2 है। अब अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो आपको क्या दिख रहा है? h1 बाई h2 इज इक्वस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेशियो ऑफ हाइट टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये सेकेंड पॉइंट जो मिला, फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिला कि R1 ठीक बराबर है R2 के, जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि H1 बाई H2 ठीक बराबर होता है किस चीज़ के? टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ। ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर रेशियो ऑफ हाइट्स टेन स्क्वायर थीटा के ठीक बराबर आता है। तो 5 में से 2 बातें हो गई। अब तीसरी एनालिसिस जरा मैं इसको हटा के आपसे डिस्कस करूं। सो थर्ड बातचीत है ऑब्वियसली टाइम के बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सपोज कि ये थर्ड पॉइंट है, तो सपोज कि आपने T1 निकाला, तो T1 का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, ये आप जानते हैं 2u sin थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर आप T2 निकालिए सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट और यहाँ साइन थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा रखोगे तो ऑब्वियस है कि क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2u, सीधा ही लिख देता हूँ 2u, यहाँ कॉस थीटा अपॉन जी आ जाएगा। अब T1 और T2, अगर T1 और T2 का डिवाइड निकालें T1 बाई T2, तो साइन बाई कॉस सीधा सीधा क्या लिखा जा सकता है? टेन थीटा। आई होप आपको ये क्लियर है। T1 बाई T2 किसके इक्वल है? टेन थीटा के बराबर। तो ये तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारी आ गई, और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? T1 बाई T2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू टेन थीटा। तो आई होप को ये तीसरा रिलेशन आपको समझ आया टाइम ऑफ फ्लाइट के रिगार्डिंग, कि दोनों के टाइम का रेशियो टेन थीटा के बराबर है। हाइट का रेशियो टेन स्क्वायर थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो टेन थीटा के बराबर है। तो इन तीनों को अंडरस्टैंड करने के बाद रेंज से भी रिलेटेड यहाँ बातचीत है। जैसे हाइट समझ लिया आपने, टाइम समझ लिया, और रेंज तो सेम है ही। अब रेंज और हाइट का आपस का भी रिलेशन कई बार पूछा जाता है, या हाइट का टाइम के साथ रिलेशन भी पूछा जाता है। तो ये 3 पॉइंट के अलावा मैं उन दोनों रिलेशंस को भी करा देता हूँ 1 बाई 1, 4th एंड 5th पॉइंट में। एक बार इसको हटाता हूँ, इस राइट साइड को। सो जरा इसको मिटाने से पहले जरा यहीं देख लीजिए, यहीं से एक रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन नंबर 3 आप कह सकते हैं। अगर मान लिया कि आपने T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? T1 और T2 एक बार मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा देखिए जरा। 2 और 2 4 और u स्क्वायर, यानी 4u स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन जी स्क्वायर। जी स्क्वायर का मतलब जी इंटू जी। अब आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर अपॉन जी होता है रेंज।
तो क्या T1 T2 का जो प्रोडक्ट है इस 4 को ब्रेक कर लीजिए, 2 इंटू 2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर अपॉन जी, रेंज हो जाएगा, रेंज एक जी बच जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कितना खूबसूरत रिलेशन है। यानी T1 T2 का प्रोडक्ट 2R बाई जी के बराबर है, यानी रेंज लिख सकते हैं G बाई 2 टाइम्स ऑफ T1 T2 के बराबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई सारे क्वेश्चंस का डायरेक्ट यही आंसर होता है। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर, इसको आप कह सकते हो रिलेशन नंबर 4, रिलेशन नंबर 4 जो कि इसी टाइम के साथ रेंज का आ गया। सिंपली क्या है, इन दोनों को प्रोडक्ट करके सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, G बाई 2 T1 T2। तो आई होप आपको फोर्थ रिलेशन भी क्लियर हुआ। अब ये कहानी हो गई। अब इन मैं दोनों को हटा के एक रिलेशन H और R का भी यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि ऑल 5 एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार इसको हटाता हूँ। सो आइए आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला, और रेंज का हाइट के साथ। जैसे रेंज का टाइम के साथ दिखा, इसे रेंज का हाइट के साथ रिलेशन भी कई बार पूछा जाता है, अक्सर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सो अगर हाइट पहले की बात करें तो आपको याद होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जगह अगर साइन थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख दें तो दोनों थीटास कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो h2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिए तो देखिए यू स्क्वायर यू की पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन 4g स्क्वायर। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू स्क्वायर का दो प्रोडक्ट यहाँ है, साइन 2 बार है, कॉस 2 बार है, 2 और 2 2 बार चाहिए। यानी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से डिवाइड कर दूं यानी ये 16 हो जाएगा। तो क्या ये 2 बार यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा, 2 कॉस थीटा, 2 इंटू 2 और अपॉन जी, क्या ये रेंज हो जाएगा? यानी क्या ये पूरी वैल्यू रेंज का स्क्वायर हो जाएगा? रेंज का स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन जी स्क्वायर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? रेंज का स्क्वायर, यानी रेंज का स्क्वायर अपॉन 16। सो रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 16 इधर आ जाएगा, फिर रूट करोगे तो 16 का रूट हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ h1 h2। ये एनालिसिस है रेंज की, यानी रेंज और हाइट की आपस की म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पांचवी बातचीत ये थी। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चारों पांचों बातें क्लियर हैं और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी। ये है 12th एनालिसिस, यानी 12th पॉइंट है पूरी प्रोजेक्टाइल का। आइए फटाफट पॉइंट नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे 3 पॉइंट्स की और डिस्कशन। सो आइए नेक्स्ट केस बात करते हैं 13 में, केस ऑफ सेम हाइट। इस केस में समझिए, मान लिया कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे है और दूसरा ऐसे है, दोनों की हाइट क्या है? सेम। तीसरा भी मान सकते हैं कुछ ऐसे, इसकी भी हाइट सेम, तीनों की हाइट सेम है, h और h। अब इसमें क्या होगा? h का बेसिक फार्मूला समझिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर ये h2 के ठीक बराबर है, जो कि है u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g के, अगर ये दोनों सेम है, यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, तो 2g कॉमन ही है। इसका मतलब दिस का स्क्वायर दिस के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब u1 साइन थीटा 1 ठीक बराबर है u2 साइन थीटा 2 के। ये कंक्लूजन है, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये बराबर हुआ तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2/g तो कॉमन ही है। अगर u साइन थीटा सेम है, यानी u1 साइन थीटा 1 u2 साइन थीटा 2 के बराबर हुआ, तो कॉमन सेंस की बात है कि t1 t2 के एग्जैक्टली कैसा होगा? सेम। यानी अगर हाइट सेम है तो टाइम भी सेम होगा। वैसे भी सोच सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा हाइट के हिसाब से निकाली जाती है। तो अगर हाइट ही सेम है तो वर्टिकल शिफ्ट भी सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तीनों के लिए सेम है, वर्टिकल जी। तो जितना हाइट जाएगा, पहले में भी सेम, दूसरे में भी सेम, तीसरे में भी सेम। अगर सेम हाइट चल रही है तो तीनों का टाइम पीरियड कैसा होगा? सेम हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों का टाइम पीरियड कैसा होगा? सेम होगा। हाँ, रेंज में फ़र्क आ जाएगा। रेंज में अगर आप देखेंगे कि रेंज तीनों की क्या है? अलग अलग है। तो रेंज के बारे में आप कहाँ नहीं जानते हो? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा
2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक सेकेंड, सॉरी। सो मैं आपसे कह रहा था कि रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा है, तो रेंज थोड़ी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। आप चाहो तो इसको एंगल से भी कंपेयर कर सकते हो। तो जब भी बात एंगल की कंपैरिजन की आती है या रेंज से, तो हमारे को यहाँ कुछ कुछ बातें दिखती हैं कि जैसे u sin थीटा u2 sin थीटा के बराबर है, तो अगर थीटा कम होगा तो अब ये से u ज़्यादा होगा। तो पूछा जाए इनमें से थीटा देख लो जी, सबसे ज़्यादा थीटा इसका है, अगर ये u1 है, सबसे ज़्यादा थीटा 1 होगा तो u1 सबसे कम होगा। थीटा का सबसे कम इस u3 का है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u3 मान लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, तो सबसे छोटा एंगल इसका, तो जिसका एंगल सबसे छोटा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा बड़ी। तो पूछा जाएगा यहाँ सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, तो u3 इज़ ग्रेटर देन u2 इज़ ग्रेटर देन u1। तो ये इनिशियल वेलोसिटी का कंपैरिजन का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको सेम हाइट का केस पता लगा। ये था पॉइंट नंबर 13। अब सेम रेंज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेम हाइट, ये एक नेक्स्ट लेवल था। तो आई होप कि आपको ये दोनों कहानियाँ कहीं ना कहीं क्लियर हुई। अब प्रोजेक्टाइल का एक और केस है जिसमें किसी सिंगल प्रोजेक्टाइल के 2 पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। आइए पॉइंट नंबर 14 की तरफ मैं बढ़ता हूँ, थोड़ा उसको एक बार दिखा दूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर इसको हम लोग कहेंगे 14th पॉइंट, 2 पॉइंट्स एट सेम लेवल, सेकेंड लास्ट पॉइंट है। तो 2 पॉइंट एट सेम लेवल का मतलब है कि जैसे मान लिया एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ, एक यहाँ है, एक पॉइंट नंबर ए, और एक यहाँ है पॉइंट नंबर बी। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा है तो T1 है, और जब यहाँ पहुँचा है तो T2 है। तो इसमें 2 से 3 बातें इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात, अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट को कवर करने में T1 टाइम लगाया है, तो इतनी ही हाइट आने में भी T1 टाइम ही लगाएगा, ये ध्यान रखना है। आप इसको निकाल भी सकते हैं इंडिविजुअली। जितनी हाइट वर्टिकली शिफ्ट यहाँ हुई है 0 से v वेलोसिटी तक, v से 0 तक आना है उसको यहाँ से, तो जितनी वेलोसिटी का अप आना है, सॉरी 0 से नहीं, एक u से एक सर्टेन v तक सेम वेलोसिटी यहाँ भी होगी, और जितनी ग्राउंड पे होगी सेम वेलोसिटी यहाँ होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह u cos थीटा ही है। u sin थीटा जिस प्रोपोर्शन में इस हाइट में चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में यहाँ भी चेंज होगा, क्योंकि हाइट सेम है और एक्सेलरेशन सेम है। तो जब ये 2 चीज़ें सेम होंगी तो वेलोसिटी का चेंज भी सेम ही होगा, तो टाइम भी सेम ही लगेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक T2 लगा है और यहाँ से यहाँ तक T1 लगा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, तो T1 + T2। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी 2 सेम हाइट वाले 2 पॉइंट का टाइम पीरियड दे रखा है T1 और T2, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के, यानी कैपिटल T T1 + T2 के एग्जैक्टली इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। और कैपिटल T की वैल्यू आप जानते हैं कितना, तो 2u sin थीटा अपॉन g, यानी कि कहीं ना कहीं टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो ये पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के एग्जैक्टली कैसा होना है, इक्वल होना है। तो आई होप आपको ये कहानी क्लियर हुई। ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट इसी में। जरा इसकी हाइट के बारे में देखिए कि इसकी हाइट का इस T1 और T2 के साथ क्या लिंक हो सकता है। एक बार इसको हटा देता हूँ टाइम वाला और थोड़ी हाइट के एनालिसिस कर लेते हैं। सो यहाँ हाइट में 2 बातें हैं, एक तो ये वाली हाइट और एक Hmax ये वाली हाइट, इन दोनों के बारे में। अब सबसे पहले तो मैं इस हाइट की बात करता हूँ कि सपोज आपको दे दिया गया कि T1 टाइम यहाँ आने में, वापस आते वक्त T2, तो ये वाली हाइट बताइए कि वो हाइट कौन सी है। ये सेम केस हो सकता है वर्टिकल का भी, कि अगर कोई वर्टिकली कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, किसी एक सर्टेन हाइट तक गया होगा, तो जाने और आने में वो T1 के वक्त यहाँ है और फिर घूम करके आ रहा है, उस वक्त का टाइम T2 हो रहा है। तो आप बताइए कि वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट का हाइट क्या है। ये क्वेश्चन वर्टिकल मोशन में, सॉरी 1D में भी पूछा जाता है और प्रोजेक्टाइल के अंदर भी पूछा जाता है। दोनों ही से केसेस में आंसर सेम है। आंसर है h = g/2 T1 T2। अब वो कैसे आना है, क्या आना है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है और u से ऊपर फेंका गया है, तो इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट, उसका फॉर्मूला ऑब्वियस है कि हो जाएगा u T1 और -12 g T1 का स्क्वायर। ये आप जानते ही हैं, u T1 -12 g T1 का स्क्वायर।
सेकेंड इक्वेशन, मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाई हमने। अब यहाँ एक और खेल है, अगर आप u की बात देखो तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से इस u को निकालें तो जब आपने थ्रो किया तो u इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनली टॉप के ऊपर v 0 हो गया। तो अगर मैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v 0 इज इक्वल्स टू u और एक्सेलरेशन है g और टाइम कितना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जाने में अगर t1 है और आने में t2 है तो यहाँ से यहाँ तक आने में वापस t1 ही लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2 है। तो ये सिर्फ जाने जाने का जो टाइम होगा वो हो जाएगा t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 2, t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 2। आपको बड़ी आसानी से समय पता लग सकता है कि यहाँ जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 2। अगर t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 2 है, आई होप आपको ये राइट साइड का दिख रहा है, स्क्रीन सेट किया मैंने, t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2, वो भी g नेगेटिव में, तो इसका मतलब u की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी g बाई 2 t1 प्लस t2। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनिशियल वेलोसिटी का। एक बार फिर से कह देता हूँ, जाने और आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक t2 और फिर यहाँ से यहाँ तक कॉमन सेंस है t1, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t1 प्लस t2 बाई 2। और क्योंकि हमें सिर्फ वन वे जाने जाने का निकालना तो उसका हाफ कर देंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू g बाई 2 t1 प्लस t2 हो जाएगी। अगर u की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर दूँ तो h की वैल्यू हो जाएगी g बाई 2 और t1 प्लस t2 और इंटू t1 और माइनस g बाई 2 t1 का स्क्वायर। अब क्या किया जाए, अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो ये हो जाएगा g बाई 2 और t1 इंटू t1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से t1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो g बाई 2 t1 इंटू t2 और माइनस g बाई 2 t1 का स्क्वायर। t1 का स्क्वायर से t1 का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा g बाई 2 t1 t2। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, h इज इक्वल टू g बाई 2 t1 t2। ये इस केस में भी काम करता है और प्रोजेक्टाइल के भी केस में काम करता है। आई होप आपको समझ आया। बेसिक इक्वेशन मैंने u की वैल्यू निकाली और उस u की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और फाइनली ये आंसर आ गया। तो ये सेकंड कंक्लूजन है प्रोजेक्टाइल में कि अगर कोई एक ही पॉइंट के ऊपर पार्टिकल t1 और t2 टाइम में आ रहा है तो उस पार्टिकल की हाइट कितनी है वो निकालना हो तो g बाई 2 t1 t2। अब ये मैक्सिमम हाइट अगर पूछा जाए तो ये तो आपको पता ही है, हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये वाली हाइट टाइम के फ्रेम में। तो कोई सा भी एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम चाहें तो। इनिशियल वेलोसिटी u है और ये है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना है t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2। या मान लो कि नीचे जाने का, अगर ये h हाइट तक जा रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी तो यहाँ 0 ही है, vy इज इक्वल टू 0। और आपको पता है √2h अपॉन g हम लोग यूज़ करते हैं टाइम का फॉर्मूला। अब टाइम का फॉर्मूला कितना है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h अपॉन g, तो या फिर हाइट का फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन से g बाई 2 t स्क्वायर। अब t कितना है, तो आंसर इज t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये रहा क्या, t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू g बाई 2। ये तो यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेवलिंग हाइट है, अगर वो इतने टाइम में ट्रेवल हुआ है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा g बाई 2 t1 प्लस t2 बाई 2 का होल स्क्वायर, आसानी से निकाला जा सकता है। तो अगर मैक्स हाइट पूछा जा रहा है तो ये फॉर्मूला, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसको मैंने t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 2 किया है। और किसी पॉइंट की हाइट पूछी जा रही है, ज़्यादातर यही वाली हाइट पूछी जाती है कि a और b जो पॉइंट है उनकी हाइट कितनी है, तो g बाई 2 t1 t2। तो आप इन दोनों टाइम पीरियड्स को ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि अगर सेम लेवल की कहानी हो तो हमें क्या समझना है, कैसे। ध्यान रखिएगा यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम होंगे, u cos थीटा u sin थीटा, तो दोनों की वेलोसिटीज भी इक्वल होंगी। तो आई होप कि आपको 14th नंबर पॉइंट यहाँ अच्छे से क्लियर हुआ। एक लास्ट पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी के रिगार्डिंग, वो जरा उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। मैं इसको हटाता हूँ और डिस्कस करते हैं। ओके, सो लास्ट पॉइंट है 15 पॉइंट है, इसमें हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रोजेक्टाइल में
हॉरिजॉन्टली उसका कंपोनेंट ऑलवेज यू कॉस थीटा है। आपको आइडिया है कि अगर पार्टिकल इधर यू से है, थीटा है, तो ये यू कॉस थीटा, तो इसका एवरी पॉइंट पे अगर यू कॉस थीटा ही है, यानी कि अगर भी एवरेज पूछा जाए तो हमेशा रहेगा यू कॉस थीटा, लेकिन कहाँ, इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमेशा वेलोसिटी कितनी से रहेगी, यू कॉस थीटा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपसे पूछा जा रहा है वाई एक्सिस बताओ, वाई एक्सिस में कितना, वी एवरेज इन वाई एक्सिस, तो आपको जिन भी दो पॉइंट्स का निकालना है, जिन भी दो पॉइंट्स का, जैसे सपोज यहाँ का निकालना और यहाँ का निकालना है। अब टॉप के ऊपर वी वाई आपको पता है 0 है। अब आपको पहले ही बता रखा है मोशन स्ट्रेट लाइन से ही हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। आपको फिर से बता दूं कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, यानी कि यू साइन थीटा प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी हो जाएगा यू साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ये एवरेज हो जाएगा किसका, वर्टिकल एवरेज। और कौन कौन से दो पॉइंट के बीच में, इनिशियल और टॉप वाला पॉइंट, मिड पॉइंट जो है, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो ये हो जाएगा। वरना आप किसी भी पॉइंट के बीच का निकाल सकते हो। तो आपको ये बात ऑलवेज ध्यान रखनी है कि जब भी कभी एवरेज निकालना हो तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो एक हमेशा कांस्टेंट रहना है, दूसरे में चेंजेस होने हैं। कल को ये भी पूछा जा सकता है कि एंटायर का एवरेज बताओ, होल सम कितना हो जाएगा, तो दोनों में आप ये भी निकाल सकते हो, वी नेट एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू वी1 का स्क्वायर प्लस वी2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाला फॉर्मूला भी बड़ा शॉर्टकट में बहुत अच्छे से काम करता है, जिसमें यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4, दोनों का स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके मैं दिखा देता हूँ कि 4 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 है। बाकी आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा एक यहाँ यू स्क्वायर भी रहेगा। बाकी आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से जैसे यहाँ यू स्क्वायर है तो कॉमन लिया जा सकता है, तो यू स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया और ध्यान रहे सारा अंडर रूट में रहेगा। बाकी ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अगर साइन के फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई व्हाट, 4 को भी हमने कॉमन लिया हुआ है। अब 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये -4 और +1, तो आप देखेंगे यू स्क्वायर बाई 4 तो बाहर है ही, और 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में इसका राइट आंसर। हालांकि इसमें से कॉमन भी लिया जा सकता है, अंडर रूट से बाहर u बाई 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो सेंस ये है कि कल को एंटायर एवरेज निकालना हो तो ये, अदरवाइज हॉरिजेंटल का एवरेज ऑलवेज यू कॉस थीटा और वर्टिकल का एवरेज निकालना हो तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। तो एवरेज में एक्सेलरेशन वाला जो एवरेज है उसमें हमेशा यही यूज़ करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है तो आई होप कि आपको एवरेज वाला सीन भी समझ आया। तो टोटल 15 बातों की डिस्कशन हुई, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं 15 में से आ जाएंगे। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रोजेक्टाइल पे उतना कमांड आएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई। तो आप इसको देखिए, ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चंस लगाइए। बाद में मैं चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन सीरीज़ भी देखूंगा, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें सेट होंगी। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर।